दोस्तों कहते हैं कि जब बहादुर जंग लड़ने के लिए उतरता है तो वो जंग मैदान में उतरने से पहले ही अगर हार मान ले तो बात तो होगी। अगर आप जीती हुई बाजी को लेकर भी आश्वस्त नहीं हैं तो फिर आपके राजनीतिक भविष्य को लेकर बात तो होगी। और ऊपर से अगर आप ये इंप्रेशन दें दुनिया को कि भाई ये मेरा पर्सनल है एक जगह का चुनाव और आप उसे अकेला छोड़ के भूल जाएं, फिर बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, दरअसल बात मैं कर रहा हूं केरल और असम में कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर। मैं आज बात करना चाह रहा था असम और केरल में कांग्रेस के चुनाव लड़ने के अभियान को लेकर। ये बात आज नहीं कह रहा हूँ, 6-8 महीने से तो मैं लगातार कह रहा हूँ। केरल से पत्रकारों से बातचीत कराता हूँ, सुनाता हूँ आपको। 8 महीने से ये तय है कि कांग्रेस केरल में सरकार बनाएगी। कांग्रेस का तय है सरकार बनाना, कोई रोक नहीं सकता। फिर अभी 2 महीने पहले पंचायत चुनाव हुए तो एक तरफा कांग्रेस ने सब कुछ जीत लिया, तो समझ में आ गया कि कांग्रेस का वहां जीतना तय है। असम में दूसरी तरफ 8 महीने पहले कहा जा रहा था बीजेपी एक तरफा जीत रही है, कांग्रेस का कोई दम नहीं है। फिर गौरव गोगोई ने मेहनत करी, कांग्रेस ने मेहनत की। कांग्रेस ने पहली बार किसी गांधी नेहरू परिवार से प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। अपनी नंबर 1 टीम डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल, इनको गौरव गोगोई के साथ उतारा। इमरान मसूद को उतारा उस टीम में। फिर कांग्रेस ने मोमेंटम जीता और बीच में कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे कांग्रेस छोड़ के गए, भूपेंद्र बोहरा और प्रद्युत जो दूसरे एमपी हैं, सांसद रहते, छोड़ दिया। फिर भी कांग्रेस को लगा कि कोई झटका नहीं लगा है, कांग्रेस को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस को प्रॉब्लम होने की बजाय बीजेपी में प्रॉब्लम हो गई, जहां बहुत सारी बगावतें हो गई। तो लगा कि भाई अब तो चीज़ पलट गई। मेरे साथ साथ बहुत से लोगों ने वो कहना शुरू कर दिया कि असम में अब चीज़ें बहुत टफ हो गई हैं, कांग्रेस ने मोमेंटम पकड़ लिया, कांग्रेस ने चुनाव खींच लिया है, अब हिमंता बिस्वा शर्मा इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं, ये कहना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, नामांकन होता है, प्रचार शुरू होता है, तो क्या दिख रहा है लोगों के चेहरे पे? मायूसी, कांग्रेस के लोगों के चेहरे पे, क्योंकि यूं लग रहा है कि कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव भूल गई है, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य पे फोकस कर दिया है, और वो है केरल। वो राज्य जिसकी जीत पक्की मानी जा रही थी भाई, जहां लग रहा था कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उम्मीद कर रहे थे कि केरल में ज्यादा माफ कीजिएगा, असम में ज्यादा जोर लगाएगी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस उसका उल्टा कर रही है, केरल में जोर लगा रही है। पूरी लीडरशिप केरल में है, राहुल गांधी भी केरल जा रहे हैं। असम की तरफ एक तरह की बेरुखी है। आज वहां पर मैनिफेस्टो जारी किया, उसके लिए भी मल्लिकार्जुन खड़गे गए। सबको मालूम है मल्लिकार्जुन खड़गे में वो पावर नहीं है जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में। प्रियंका गांधी चुनाव समिति की अध्यक्ष एक भी बार अब तक असम में नहीं गई, और दोनों जगह केरल और असम में 9 अप्रैल को मतदान है, यानी 7 अप्रैल को आपका चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बचे कितने? 6 दिन बचे आपके पास टोटल मिला के। 7वें दिन तो क्या ही प्रचार होगा, या 7 ही दिन मान के चलिए। 7 दिन में चुनाव प्रचार खत्म है और आप केरल में फोकस कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल केरल में हैं और सचिन पायलट तो हैं ही, क्या चलो इनको प्रभारी केरल में, सारा ध्यान उधर है। प्रियंका गांधी भी केरल जाने वाली है। असम को लेके अभी तक कोई प्रोग्राम ही नहीं है। तो लोग कहने लगे हैं कि कांग्रेस ने जीती हुई बाजी, जिसको जीत सकती थी कांग्रेस, जीतने की उम्मीद थी, चांस था, वो जीती जिताई बाजी छोड़ दी। सवाल यही है कि क्यों, आखिर क्यों? आज राहुल गांधी केरल में थे। केरल में लड़ाई किसके बीच में? कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में, कांग्रेस गठबंधन और लेफ्ट गठबंधन के बीच में। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल गए कल, जबकि जानते हैं कि केरल में 1-2 सीट भी आ जाए तो गनीमत है। वो जानते हैं कि केरल में कुछ नहीं है, लेकिन ये तारीफ करती है, मोदी जी की तारीफ बनती है, पार्टी की तारीफ बनती है कि वो हर लड़ाई को जीतने की कोशिश जरूर करते हैं। और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज
इतने सारे प्रदेशों में बीजेपी पहुंच गई है। दक्षिण भारत में जिस डेडिकेशन से, सच में कह रहा हूं, जिस डेडिकेशन से बीजेपी कोशिश कर रही है ना, वो दिन दूर नहीं है जब कर्नाटक के अलावा बाकी दक्षिण राज्यों में भी बीजेपी अपने पैर जमा लेगी। और इतना सा जगह चाहिए होती है, फिर तो फैल जाती है वो। प्रधानमंत्री वहां गए और प्रधानमंत्री ने बाकायदा जो अपने स्टाइल में जो बोलते ही हैं वो बोला, कांग्रेस पे प्रहार किया कि कांग्रेस जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के मुद्दे का राजनीतिकरण करके लोगों की जान जोखिम में डाल रही है। ये कहा कि केरल में कांग्रेस और एलडीएफ मिले हुए हैं, फलां फलां फलां, बस सब कुछ। हालांकि राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने इसके जवाब भी दिए। Many of you will say, what is the proof for this statement that I am making? How do we know that it is factually correct? Well, the first proof is that people who fight the BJP, who genuinely fight the BJP, get attacked by the BJP. They get threatened by the BJP. നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. I myself, I have 36 cases on me. So the first proof is that there is no attack on the Chief Minister of Kerala by the BJP. Everybody knows that the LDF leadership is corrupt. There are cases ongoing, but there is no pressure on them from the BJP. There is no interrogation. There are no threats. And the second reason is the Prime Minister came here yesterday to Kerala. Wherever he goes, he talks about temples and religion. In every speech, he's talking about temple and religion. He has forgotten about what happened in Sabrimala. He has forgotten that the left front leaders stole from Ayyappaji. That the left front leaders took the gold of Ayyappa temple and replaced it with brass. So because he does not want to damage the BJP, he has kept quiet about the crime that has taken place against the holiest temple. This shows two things. The first thing it shows is the BJP and LDF are joined together. And the second thing it shows is Narendra Modi does not care anything about religion, Hinduism or temples. For him, if he gets a vote from the temple, then he will talk about the temple. If he wants to protect the interest of the LDF, then he will not speak about the temple. We don't make big speeches, but I guarantee you that the UDF government is going to make sure that the criminals who stole from the temple are finished, provided are given the punishment that they deserve. जान पे खतरा है इसलिए क्योंकि ऊपर से बम बरस रही हैं, तो क्या कर रहे हैं उसके बारे में, उनको वहाँ से निकालने की क्या योजना है ना। इन चीज़ों पे देखिए, जंग पे ना राजनीति करना ठीक नहीं रहता। हम सब एक हैं इस मामले में, हम पूरा देश एक है, लेकिन देश के लिए जो समस्याएं उठ रही हैं उनका समाधान तो चाहते हैं ना हम, इसलिए हम डिस्कशन मांग रहे हैं कि कोई चर्चा हो, हम भी अपनी सुझाव दें और हम समाधान ढूंढें, क्योंकि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती चलती जा रही है, संकट भी बढ़ रहे हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कोई ख़रीद नहीं पा रहा है। आगे क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, तेल, ये सब इनमें कमी होगी, तो इसके लिए योजना क्या है सरकार की, थोड़ा बहुत बताया है, इसमें अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए ताकि हम सब एक साथ होकर, एकजुट होकर कोई समाधान ढूंढ पाए। इस पर बात करने से पहले मैं आज आपको एक तस्वीर से दिखाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तस्वीर है, देखिए, अशोक चौधरी बिहार के मंत्री है, जनता दल यूनाइटेड से मंत्री हैं। आज नीतीश कुमार ने अपना एमएलसी का पद छोड़ दिया, यानी अब उनकी सीएम की कुर्सी से विदाई तय है, तो अशोक चौधरी फूट फूट कर रोने लगे। सीनियर मंत्री, और इन पर बहुत आरोप भी लगे कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, ये हैं, वो हैं, सो है, भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स नीतीश कुमार के जाने पर बच्चों की तरह रो रहा है। ये तस्वीर मैंने आपको इसलिए दिखाई कि देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ, राजनीति में चाहे आप जो मर्जी हथकंडे अपनाओ, लेकिन राजनीति में आपने अगर इतना कुछ कमा लिया कि आपके जाने के बाद आपके वरिष्ठ नेता तक इस तरह से फवक फवक कर रोने लगे, तो समझिए कि कुछ तो आपने राजनीति में अच्छा किया है। नीतीश कुमार ने भी कुछ ना कुछ तो कमाया है राजनीति में, और इतना बड़ा कद बनाया है तो किसी न किसी कारण से ही बनाया होगा।
एक इसी तरह का एक और शख्सियत है उड़ीसा के नवीन पटनायक। उन्होंने भी इतना लंबा सफ़र उड़ीसा में मुख्यमंत्री के तौर पर तय किया। अब वो सत्ता में नहीं है और जिस दोस्त ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाया है, उसी दोस्त ने खंजर नवीन पटनायक के भी घोंपा है। अब नवीन पटनायक की कहानी पूरी होगी, लेकिन आज मैं इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं कि आज नवीन पटनायक को वो सुनना पड़ा जो अब तक उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने नवीन पटनायक के पिता जेबी पटनायक को सीआईए का एजेंट कह दिया। कहा नेहरू के साथ साथ जेबी पटनायक भी अमेरिका और सीआईए के एजेंट थे। वो जेबी पटनायक जिनकी पार्टी, नवीन पटनायक की पार्टी, मेरे ख्याल से बहुत बुरे से बुरे वक्त में बीजेपी के साथ खड़ी रही, अच्छे से अच्छे वक्त में साथ रही, लेकिन जैसे ही बीजेपी का अच्छा वक्त आया, सबसे पहले इन्हीं नवीन पटनायक को लात मार दी गई। और आज इन नवीन पटनायक को शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। I was surprised to find the outrageous things that Shri Dubey MP said about Biju Babu yesterday. I don't think he knows that the Prime Minister, Shri Nehru, put an office next to his in Delhi while Biju Babu was still Chief Minister of Odisha to do the tactics and fight the Chinese. I was very young at the time, about 13 years old, but I remember how furious Biju Babu was with the Chinese attack and how much he did to repel it. I think Shri Dubey MP needs some mental doctor's attention for saying these outrageous things. अब ये नवीन पटनायक का जिक्र नीतीश कुमार के साथ मैंने इसलिए किया कि ये गलती का एहसास आज नवीन पटनायक को हुआ है, लेकिन बहुत देर बाद हुआ है, बहुत लेट हुआ है। जब वो मुख्यमंत्री थे और उनकी सहयोगी बीजेपी लोकतंत्र को तार तार कर रही थी, तब ये कुछ नहीं बोले थे। लेकिन अब जब इनको ही हटा के वो बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली, तो इन्हें अब ये दिखाई दिया कि बीजेपी का असली रूप क्या है, कैसे उन्हीं के पिता को सीआईए का एजेंट तक कह दिया। यही बात नीतीश कुमार को भी चुभ रही होगी कि नीतीश कुमार आज याद कर रहे होंगे कि आरजेडी, कांग्रेस, सब ने बहुत समझाया कि छोड़ दो बीजेपी का साथ, छोड़ दो, ये आपको एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार फेंकेगी, आपकी पार्टी को खा जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को बात समझ में नहीं आई, आज भुगत रहे हैं। और इसके बाद नंबर चंद्रबाबू नायडू का है, ये तय है, क्योंकि नीतीश, नवीन पटनायक और अकाली दल, तीन पुराने सहयोगी निपटा चुकी है बीजेपी, शिवसेना निपटा चुकी है बीजेपी, तो नायडू भी ज़्यादा देर बचने वाले नहीं है, लोग ये कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नवीन पटनायक को तो देरी से ही सही अकल आ गई, एहसास हो गया, सुखबीर बादल को एहसास हो गया, नीतीश बाबू को अब भी क्यों एहसास नहीं हो रहा और चंद्रबाबू नायडू को कब एहसास होगा? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं आज की डेट में। मैं ही सवाल नहीं पूछ रहा, लोग भी पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तो वो दो मुही सरकार है जिसका सच में कोई सिरा होगा ये समझना बड़ा मुश्किल है। जो पार्टी दिन रात मुसलमानों को गाली देती है, जिनके मुख्यमंत्री मुसलमानों को मियाँ मियाँ कहते हैं, जिनका पूरा एजेंडा मुसलमानों को इस देश से भगाने का है, जिसकी पूरी राजनीति मुसलमानों के आसपास है, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं उसी पार्टी के लोग अब दुआएं भी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं, जो है वो ईद भी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं।
ये कैसे दोगले चेहरे वाली पार्टी है भाई? फिर इनके अंधभक्त अभी भी डिफेंड करते हैं, बताइए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में आप जो है वो हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उम्मीदवार मुसलमानों के साथ बैठ के दुआ कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नमाज तक पढ़ रहे हैं। ये बीजेपी का कैरेक्टर है। और देखिए, बेशर्मी यहीं नहीं रुकती। आपको 2013 का एक बयान याद रखना होगा। आज की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तब 62 रुपये के ऊपर डॉलर गया था, तो निर्मला सीतारमण ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आज वो वित्त मंत्री हैं खुद, और आज डॉलर तकरीबन 96 से के आसपास चला गया, 96 से भी शायद ऊपर चला गया है, रिकॉर्ड लो पे चला गया है। क्या कह रही हैं? दोनों बयान सुनिए जरा। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है। ये सब तो ठीक है, समझ में आया, चलिए जवाब दिया। सवाल कुछ 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस से। पहला सवाल तो यही है कि असम को क्यों छोड़ा? जहां ज्यादा मेहनत की जरूरत थी वहां कम मेहनत क्यों हो रही, और जहां जीतने की पूरी उम्मीद थी वहां क्यों? तो सूत्र बताते हैं, सूत्रों पे चलती ना आजकल खबरें, सूत्र बताते हैं कि केरल को लेके कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बताइए, जीत तय है और केरल को लेके फिर रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोग अब कहने लगे हैं वहाँ दो कारणों में से एक कारण है। पहला कारण यह है कि राहुल गांधी अपने चहेते केसी वेणुगोपाल को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? केरल जीतकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यह है पहला कारण जो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरा कारण ये कहा जाए कि इसलिए राहुल गांधी जो है वो रिस्क नहीं ले रहे केरल में कि अगर कहीं गलती से केरल हार गए, कुछ हुआ, टेढ़ा मेढ़ा काम कुछ हुआ, बीजेपी ने कुछ खेल कर दिया लेफ्ट को मदद करने के लिए, तो फिर बीजेपी को एक बहाना मिल जाएगा। बीजेपी ये नैरेटिव गढ़ देगी पूरे देश में कि जैसे उत्तर प्रदेश ने भगाया था राहुल गांधी को, रिजेक्ट कर दिया था गांधी नेहरू परिवार को, केरल ने दोनों भाई बहन को रिजेक्ट कर दिया। भाई भी कहता मैं वहाँ का सांसद हूँ, बहन तो सांसद है ही है, भाई सांसद रहा है। अब दोनों को केरल प्रदेश ने रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गांधी नेहरू परिवार को केरल ने दुत्कार दिया। एक ये नैरेटिव बनाएगी। इसको जो है, इसका रिस्क नहीं लेना चाहते राहुल गांधी, इसलिए केरल में ज़्यादा जोर लगा रहे हैं और केरल पे मेन फोकस है। एक कहानी तीसरी भी है। अब मुझे नहीं मालूम उस कहानी में कितना दम है। मैंने शायद आपको याद होगा एक वीडियो बनाया था कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है, दो टीमों का टेस्ट है। एक है टीम राहुल जो केरल का चुनाव देख रही है, और एक है टीम प्रियंका गांधी जो असम का चुनाव देख रही है। लोग कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि ये जानबूझ के टीम प्रियंका को कमज़ोर करने के लिए राहुल गांधी वाली जगह पे ज़्यादा जोर लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। मैं इस पर कितना सच है कितना नहीं है, मैं इसको पुख्ता वो नहीं दे सकता आपको, मैं इसकी ना पुष्टि कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बाहर से एक न्यूट्रल उस पर देखें तो लगता तो है कि यार कुछ तो है जो कांग्रेस ने केरल को इस तरह से लावारिस छोड़ दिया है। केरल नहीं, माफ़ कीजिएगा, असम को इस तरह से लावारिस तो क्या, एक तरह से हार जैसी मान ली है और गौरव गोगोई को अकेला छोड़ दिया है। वो गौरव गोगोई जिस पे हेमंत बिस्वा शर्मा पूरा प्रहार कर रहे हैं। अब डीके शिव कुमार कितना काम कर लेंगे वहाँ, उनको अपना प्रदेश भी देखना है। प्रियंका गांधी को, मुझे लगता था कि प्रियंका गांधी, मैंने कहा था वीडियो की, प्रियंका गांधी को 10 दिन वहीं स्टेशन हो जाना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए असम चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सदन अटेंड करना है। अब बताइए, सरकार का ना कोई मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना होम मिनिस्टर, वो तो कोई सदन में आते नहीं,
वो तो अपने चुनाव में बिजी है, लेकिन प्रियंका गांधी के लिए सदन अटेंड करना इतना ज़रूरी क्यों है, मेरी समझ से परे है। शुरुआत अच्छी कैसे की जाती है और कैसे जज्बे के साथ लड़ा जाता है, ये सीखे पश्चिम बंगाल से, जहां अच्छी शुरुआत की, और जो नहीं करना है, जिससे बचना है, वो सीखे असम से कि किस तरह से असम को छोड़ दिया वैसे नहीं छोड़ना है। अभी कांग्रेस करेगी, मुझे मालूम है, असम राहुल गांधी भी जाएंगे, प्रियंका गांधी भी जाएंगी, सब जाएंगी, लेकिन देर कर दी बस। अब असम वाले लोग ये ना कह दें कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो महफिल लुट रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।